हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश सिन्हा, असिस्टेंट मैनेजर एआई। जैसे कि आपको पता है कि ईएसआईसी, यूडीसी एंड एमटीएस के प्रीलिम्स के लिए अभी आपके पास लगभग 30 डेज का समय है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 30 दिनों में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिस पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ईएसआईसी यूडीसी का लेवल आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क के जैसा रहेगा एंड एमटीएस का लेवल क्लेरिकल लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। यूडीसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना होगा, लेकिन एमटीएस के लिए कोई कंप्यूटर स्किल टेस्ट या कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, बस आपको प्रीलिम्स देना है एंड मेंस देना है। तो और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के बेसिस पे ही होगा। अगर बात करें प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स में 4 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि हर सेक्शन से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको टोटल 1 आवर का टाइम मिलेगा। यहाँ पे बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, यानी कि इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हो और यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी के साथ एक यहाँ जो बेस्ट चीज मुझे लगती है वो है कि यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में आप देखते हो कि सेक्शनल टाइमिंग रहती है, सेक्शनल कट ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बस आपको क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बस आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा। ईएसआईसी में वैकेंसीज रीजन वाइज निकलती है, तो इसलिए अगर आप इंडिविजुअली रीजन वाइज अगर वैकेंसीज देखोगे तो काफी कम वैकेंसीज, ओवरऑल तो काफी वैकेंसी निकली हुई है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन रीजन वाइज वैकेंसीज कम है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कट ऑफ हाई जाने का कि क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी रहता है। तो इसलिए यहां अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की तो आउट ऑफ 200 150 प्लस कट ऑफ गया है बहुत सारे स्टेट्स में। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां आपको टारगेट करके प्रिपरेशन करना होगा, यानी कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे एंड आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें। एक मॉक टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां जाके मॉक टेस्ट दो। उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 20+ मॉक टेस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड की है, तो वो सारे मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। अभी से लेकर अगर मैं बात करूं 30 डेज में आपको एटलीस्ट 20 to 25 मॉक टेस्ट जरूर देने, यानी कि आप एवरेज रख लो कि हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और उसके बाद फिर जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है या कौन सा टॉपिक वीक है एंड उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। अगर बात करें मेंस के एग्जाम पैटर्न की तो यहां भी जो एग्जाम का पैटर्न है ये प्रीलिम्स के जैसा ही रहेगा, यानी कि यहां भी एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यहां पे बस होगा कि यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो हर सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस 200, टोटल क्वेश्चंस 200 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा। इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। इसी के साथ यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, बाइलिंगुअल पेपर रहता है। और बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं एंड टाइम कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल रहता है ये थोड़ा हाई रहता है, यानी कि हाई मतलब जैसे आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का जो पेपर रहता है उसी के लेवल का यहाँ पे आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंस में भी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है एंड कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, बस आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा एंड फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे होती है। तो मेंस के ऊपर आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। और यहां पे एक चीज है कि जो चारों सेक्शंस हैं वो अगर अभी आप प्रीलिम्स के लिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो ये आपके मेंस में भी आपको काफी फायदा करेगा, क्योंकि यहां अगर आप बेसिक्स क्लियर कर ले रहे हो, फंडामेंटल्स क्लियर कर ले रहे हो, तो उसके बाद ये रहेगा कि आपको प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद आपको मेंस के लिए केवल मॉक टेस्ट वगैरह देने होंगे एंड केवल हाई लेवल, यानी कि जो मेंस का जो लेवल रहता है उसके क्वेश्चंस, उसी के लेवल के क्वेश्चंस केवल आपको प्रैक्टिस करने होंगे, अलग से आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन 30 दिनों में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि किस किस सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हर सेक्शन के लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एंड वो टॉपिक आपको जरूर कवर करना है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करूं तो इसमें आपको करंट अफेयर्स करना होगा, स्टैटिक जीके करना होगा, स्टैटिक अवेयरनेस करना होगा, बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ सेक्शंस को करना होगा एंड इसी के साथ सिंस ये इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब है तो इंश्योरेंस से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ईएसआईसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, यानी कि ईएसआईसी की जो डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें करंट अफेयर्स की, कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करना है, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो कंपलसरी है, वो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, शुरुआत से ही कर रहे हो, तो 5-6 महीने का अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 3 महीना तो आपको पूरा कवर करना है। 3 महीना मैं बात कर रहा हूं दिसंबर से, यानी कि दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 मंथ्स की आप
जो मंथली पीडीएफ्स रहती है एफएएस क्लाउड की, वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, तो वो आप कवर कर लो और उसी से रिवीजन करना, 3 से 4 बार उसे आप रिवाइज करो, तभी जाके आपको फायदा उसका दिखेगा। और दूसरी बात, जो मार्च के मंथ का आप एटलीस्ट 15 डेज का 15 मार्च तक का आप जरूर कवर कर लेना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसके लिए मैंने जीए सेक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाई थी डिटेल में, तो आप वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के लिए यार एक ही बुक है, मैं हमेशा बोलता हूं लूसेंट अगर आप कर लेते हो तो आपको बाकी एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो उसे आपको केवल रिवाइज करना है। स्टैटिक अवेयरनेस सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टैटिक जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन स्टैटिक में ही वो रहता है, यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी नेशनल पार्क की, तो अगर नेशनल पार्क में अभी कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह किया गया है या किसी कारण से वो न्यूज में रहा है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये नेशनल पार्क किस स्टेट में है या कब स्टैब्लिश हुआ था, ये सब चीजें उससे रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो ये स्टैटिक अवेयरनेस का क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बात करें अगर हम ईएसआईसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईएसआईसी के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, हेडक्वार्टर्स कहां पे है, कब स्टैब्लिश हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब बेसिक आप विकिपीडिया वगैरह में सर्च कर लेना, उसके बारे में सारे डिटेल्स एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सिंस ये इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ ईएसआईसी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में इंक्लूड होता है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में करंट अफेयर से ही रहेंगे। अगर 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से समझ लो कि आप 10 to 12 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस जो रहेंगे ये डायरेक्टली करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए करंट अफेयर्स करना बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, क्वांट्स में देखिए सबसे पहले ये कि यहाँ पे क्वांट्स मतलब मैथ्स में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तो ही आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये सब आपको अच्छे से करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करनी है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वीडियो जाके आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें करने से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सेक्शन आप कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो हर एग्जाम में एटलीस्ट एक डीआई तो पूछा ही जाता है, और डीआई का लेवल काफी इजी रहता है, तो आपको बस जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो उस समय ये कवर हो जाएगा। जब मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे कि मैंने बताया कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, तो मॉक टेस्ट में वो कवर हो जाएगा। डीआई के लिए अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि सिल्ली मिस्टेक आप कर दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर बात करें अरिथमेटिक सेक्शन की, अरिथमेटिक सेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इस टाइप का जो टॉपिक्स रहता है जिसमें फॉर्मूला वगैरह आपको याद करने होते हैं, तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला आप पूरा याद कर लेना अच्छे से। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें पता होंगी, तो बस आपको उसके बाद केवल रिवाइज करना है। क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है, तो इसलिए जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि आप मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड एग्जाम में इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि प्रीलिम्स में नॉर्मली यही होता है कि इजी लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में अगेन 2 अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि पजल्स का हो गया एक सेक्शन एंड एक हो जाता है नॉन पजल्स का। तो पजल्स की मैं बात करूं तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई वैसा पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि आपको यही तरीका है इसे सॉल्व करने का, लेकिन अगर आपको पजल्स के बारे में या सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप डायरेक्टली अंकुश लांबा सर की वीडियोस देख सकते हो कि किस तरह के डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, पजल्स कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या कुछ अगर ट्रिक्स रहते हैं, कुछ टिप्स रहते हैं, तो वो सब वहां से आप ले सकते हो। और हालांकि अगर आपने किसी और सोर्स से अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, तो कोई किसी भी नए जगह जाने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हो बस उसी को प्रैक्टिस करना है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पजल्स में आप टारगेट रखो कि एटलीस्ट 5 आपको पजल सॉल्व करने हैं एंड 5 आपको सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं, और ये हर दिन आपको करना है। यानी कि ये जो पूरा 30 दिन है, अभी से लेकर एग्जाम तक, प्रीलिम्स तक, एटलीस्ट आपको ये चीज करनी है। अगर बात करूं नॉन पजल सेक्शन की, तो इसमें आते हैं जैसे कि डायरेक्शन से क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो गया, सिलोजिज्म हो गया। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब जो टॉपिक्स है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए। अगर आप जैसे मॉक टेस्ट देते हो, जैसे कि मैंने आपको एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आप देखते हो कि इन सेक्शन से मेरे या फिर इन टॉपिक्स में मेरे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, तो फिर जो टॉपिक्स में भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को आप नोट करो एंड उसके ऊपर आप जो एटलीस्ट जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप देख लो। यूट्यूब पे जाके अड्डा 247 के वीडियोस आप देख सकते हो, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया हुआ, बेसिक तरीके से समझाया हुआ है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये अगर आप कर लेते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफी इजी हो जाता है। और यहां भी अगेन मैं कहूंगा कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना, या मैं कहूं तो टॉपिक वाइज या सेक्शनल वाइज जो क्विजेज रहते हैं वो देना काफी जरूरी है।
तो वो आप जरूर देना। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में बहुत लोगों को डर लगता है, खास करके वो लोग जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से रहे हैं या फिर ऐसे बैकग्राउंड से रहे हैं जहां इंग्लिश तो मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल थी लेकिन इंग्लिश वगैरह का कोई वहां मतलब नहीं था, बस केवल इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करना होता था, बाकी जो अपने आपस में बात वगैरह करते हैं या टीचर से क्वेश्चन आंसर वगैरह करते हैं तो सब हिंदी में ही होता था या कि अपना जो आपका स्टेट का लैंग्वेज होगा उसमें होता था। तो इसलिए बहुत लोगों को इंग्लिश से डर भी लगता है, लेकिन आप कोई बहाना नहीं दे सकते हो कि मेरी इंग्लिश वीक है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर जो जो सेक्शन से जिन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कवर करना ही होगा। जैसे जैसे आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे ना, आप देखोगे कि आपका जो डर होता है किसी भी सेक्शन से, किसी भी सपोज कि मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश से डर लगता है या जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से डर लगता है, तो वो आप ओवरकम कर जाओगे जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे। तो इसलिए अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये 3 चीजें हैं जो आपको करना जरूरी है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप ये कर सकते हो कि डेली आप 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। इससे आपको ये होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है, एंड इसी के साथ आपको आपकी जो डेली रीडिंग की हैबिट है वो भी बनती जाएगी। तो इसलिए सेक्शनल वाइज टेस्ट, बहुत सारे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उसमें सेक्शनल टेस्ट फ्री में अवेलेबल रहते हैं। कुछ वेबसाइट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको ज्यादा सर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बात करूं वोकैबुलरी के लिए, तो वोकैबुलरी के लिए अभी तक आपने जो किया, यानी कि अगर आपने किसी भी सोर्स से पढ़ाई की हुई है या फिर अगर आपने अपना नोट्स वगैरह बनाया हुआ है वोकैबुलरी के लिए, आपकी अगर अपनी वर्ड्स की लिस्ट बनी हुई है तो आप उसी को रिवाइज करो, उसी को प्रैक्टिस करो, उसी से सेक्शन मतलब जो सेंटेंस वगैरह फॉर्मेशन रहता है वो सब आप करके, और जैसे भी आप रिवाइज करते हो वो आप करो। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वोकैबुलरी, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टार्ट करोगे, तो फिर आप ये करना कि जैसे आपको हर दिन जो भी नई वर्ड्स मिलती है, 8 to 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स, अगर आपको नई वर्ड्स मिलती है तो वो आप वर्ड्स को नोट करो एंड उसकी वर्ड मीनिंग उसके बगल में लिखो एंड एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस उस वर्ड से बना लो। इससे ये होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वर्ड्स का एक तो जो मीनिंग रहेगा वो आप वहां देख लोगे, एंड वर्ड को कैसे यूज करना है सेंटेंस में वो आपको पता चल जाएगा। अभी से अगर आप 30 डेज के लिए भी ये चीज करते हो तो 30 into 20 यानी कि 600 वर्ड्स आपके टोटल हो जाएंगे, वोकैबुलरी में ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज आप कर सकते हो। और अगर आप, और इसके बाद आपको ये करना है कि जो सेक्शनल जो टेस्ट रहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, वो आपको देना है। हर दिन का आप प्रैक्टिस रखो। मॉक टेस्ट तो देना ही है, मॉक टेस्ट के अलावा भी जो सेक्शनल टेस्ट रहते हैं वो भी आपको डेली देना है। इसके बाद अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेक्शन को बिल्कुल, यानी कि ग्रामर को बिल्कुल ही इग्नोर आपको नहीं करना है। नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, वो अगर आपने परचेज किया हुआ है, अगर आपने उससे पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसे आप परचेज कर लो, उसे पढ़ो। हालांकि अभी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको पूरी पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिसमें आप फंस रहे हो वो आप जरूर उसमें देख लेना या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। जैसे आप मॉक टेस्ट जब दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेक्शन मेरा वीक है इंग्लिश में, या ग्रामर का सेक्शन में, ग्रामर में भी स्पेसिफिकली ये प्रीपोजिशन वाला सेक्शन वीक है या फिर एडजेक्टिव वाला सेक्शन वीक है, तो वो आप वहां से कवर कर सकते हो। और ये जो बुक रहेगा ये आपको बाकी आगे जितने भी आने वाले एग्जाम्स है उसमें भी आपको फायदा करेगा। इसके अलावा जिस भी सेक्शन में आप वीक हो, जैसे सपोज अगर आप इंग्लिश सेक्शन में वीक हो या फिर अगर आप मैथ सेक्शन में वीक हो, तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्शनल टेस्ट रहते हैं हर दिन आपको वो जरूर देना है। अगर सपोज कि 30 क्वेश्चन रहेंगे या सपोज कि 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना, और उसमें तो हालांकि टाइमर चलता रहता है, लेकिन फिर भी अगर टाइमर नहीं रहता है तो आपको खुद का अपना टाइमर सेट करके एंड उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट देना है। एग्जाम का जो फॉर्मेट रहता है उसे ध्यान में रखते हुए आपको देना है। जैसे अगर 25 मिनट्स आपको अगर आपको 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली समझ लो 60 मिनट्स का टाइम आपको मिला है, तो हर सेक्शन के लिए एवरेज आप 15 मिनट्स मान के चल सकते हो। तो 15 मिनट्स का आप टाइमर लगा लो एंड उसके बाद जो आपका 25 क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करो। उससे आपको स्पीड भी अपनी पता चलेगी एंड बाद में आप उसे अपनी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अलग अलग लोगों के बारे में। जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने केवल ESIC MTS का फॉर्म फिल किया हुआ है। तो अगर आपने केवल MTS का फॉर्म फिल किया है तो जो अभी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जो जो चीजें मैंने बताई है वही आपको फॉलो करना है। बस जो आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो उसमें आपको केवल इजी लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तक भी आपको नहीं जाना है। प्रीलिम्स के लिए आपको केवल इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर बात करें उन लोगों की जिन्होंने UDC एंड MTS दोनों का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपको यह करना है कि आपको केवल UDC की जो मॉक टेस्ट रहेगी वो आपको देना है, उसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें आपका इजी एज वेल एज मॉडरेट दोनों लेवल कवर हो जाएगा। अगर बात करें उन लोगों की जिन्होंने RBI असिस्टेंट एंड ESIC UDC दोनों का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो देखिए ESIC UDC में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। लेकिन RBI असिस्टेंट में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, उसके मेंस में आपसे पूछा जाएगा। तो अभी अगर आप प्रीलिम्स के लिए अगर आप
को दोनों की एक साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको फिर ये करना होगा कि आपको डेली 2 अलग अलग मॉक टेस्ट देने होंगे। या आप ऐसा कर सकते हो कि मॉर्निंग में आप ईएसआईसी यूडीसी का मॉक टेस्ट दे दो एंड इवनिंग के टाइम में आप आरबीआई असिस्टेंट का मॉक टेस्ट दे दो प्रीलिम्स के लिए। और सारे जो फ्री वाले मॉक टेस्ट है सबकी लिंक मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, सब वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां आप जाके जितने भी लिंक्स अवेलेबल है सारे मॉक टेस्ट के, वो आप एक बार जरूर देख लेना। एंड वहां से फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे रिवाइज करते हो, आप वहां से टेस्ट दे सकते हो। सारे टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, उन सब की लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ईएसआईसी एज वेल एज आरबीआई दोनों में सिलेक्शन लो, एंड फाइनली फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां ज्वाइन करना है। सो ऑल द बेस्ट।